सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी। क्या गाइस? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमें कॉन्टिन्यूटी समझनी है किसी फंक्शन की एक पॉइंट पर। पहले तो आप लोग समझो गाइस कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस, आपने रियल लाइफ में अपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअस वर्ड का यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में क्या मतलब होता है, लगातार। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई चीज कॉन्टिन्यूअस है तो क्या मैं ये उससे इन्फ्रेंस ले सकता हूं कि वो चीज लगातार हो रही है, या फिर उसमें कुछ ऐसा है जो कि लगातार चल रहा है, बिल्कुल भी उसमें ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है, कुछ रोक टोक नहीं है, स्मूथ चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो सबसे पहले जो चीज आप लोगों को समझनी है वो यही है कि एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है। जिस तरह से नॉर्मल लाइफ में मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूटी का लगातार, उसी तरह से मैथ्स में भी कुछ सिमिलर मीनिंग है। आओ समझते हैं क्या होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब यहां पर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो आई होप गाइस आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स भी पढ़े होंगे, मैंने अभी चैनल पर इससे पहले फंक्शंस ही करवाया है, उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस के, उनकी डोमेन की बात करी थी हमने, उनकी रेंज की बात करी थी। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में बस अब पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। और पहली बात अभी हम फिलहाल क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। यानी कि फिलहाल के लिए हम एक पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो गाइस जब आप फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ते हैं, जस्ट लाइक रेशनल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, और भी बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं। एक्सपोनेंशियल भी होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता है, बहुत सारे तरह के फंक्शंस होते हैं। क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है? आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े होंगे उसमें आप लोगों के टीचर ने, या फिर जिन बच्चों ने मेरे चैनल पर फंक्शंस पढ़ा है, तो मैंने आप लोगों को एक एक फंक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस करके उसका ग्राफ समझाया था, कैसे आता है, हर चीज डिस्कस करी थी। तो क्या हमने हर फंक्शन का ग्राफ बनाया था? सिमिलरली कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को समझना होगा कि ग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये आपकी हो गई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है गाइस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मान लीजिए ये कोई आपकी एक्सिस है, तो पहली चीज जो हमें समझनी है, किस फंक्शन को मैं कॉन्टिन्यूअस कहूंगा। यानी कि सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप समझ ही गए हैं, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है मतलब कुछ ऐसी चीज जो लगातार हो रही हो, कुछ लगातार से रिलेटेड होगा, तभी को इस रिस्पेक्ट में आप रिलेट कर पाएंगे कॉन्टिन्यूटी को। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हुआ, लगातार होने वाली कोई चीज। तो पहली बात आपको बता दूं कि फंक्शंस जिस तरह बहुत सारे होते हैं, तो हमारे मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी भी अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग डिफाइंड है। और वो किस तरह डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूटी इस तरह डिफाइंड है कि आप पहले ये समझें, कुछ फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं और कुछ नहीं होते। यानी कि हर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस आप किस फंक्शन को बोलेंगे ग्राफिकली विदाउट मैथमेटिकल नॉलेज? अगर मैं आप लोगों को किसी फंक्शन का ग्राफ दूं और आपसे पूछूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आप लोग उस चीज को कैसे बताएंगे? अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बिना अपने हाथ को रोके वाइल ड्राइंग, जब आप ड्रॉ कर रहे हैं किसी फंक्शन का ग्राफ, तो अगर आप अपने हाथ को बिना रोके उस पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो उस केस में मैं क्या कहूंगा कि जो वो वाला मेरा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान से समझना मेरी बात, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स में बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर इसके बाद में आएंगे हम। फिलहाल फील करो कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की होती क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर किसी फंक्शन में हम उसका ग्राफ बनाने जाएं
और मैं अपने पेन या अपनी पेंसिल या अपने इस पेन से मार्कर से अगर मैं बिना अपने हाथ को रोके किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि वो पर्टिकुलर फंक्शन या वो पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ फंक्शन, जिस भी फंक्शन का वो ग्राफ है, वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल आप लीनियर फंक्शन की बात कर लीजिए या फिर आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर लीजिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैं बात कर रहा हूं और मैं उसका ग्राफ यहां से शुरू करके इस तरह बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन आती है ना गाइस 45 डिग्री पर, तो मेरा यहां से यहां हाथ जाने पर क्या कहीं पर मेरे को हाथ रोकना पड़ा? क्या मेरे को जरूरत पड़ी अपने हाथ को रोकने की वाइल ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज fx इक्वल्स टू x? और यहां पर हमने किस लिए बनाया, किस x की वैल्यूज के लिए बनाया है? फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या क्लियरली मैं कह सकता हूं कि जब मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ करा तो मेरे को बिल्कुल भी अपने हाथ को रोकने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इस ग्राफ को अपने हैंड से कॉन्टिन्यूअसली स्मूथली ड्रॉ करा। तो उस केस में मैं ग्राफिकली कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है fx इक्वल्स टू x, ये मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो गाइज आप लोगों को समझ आया होगा कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? किसी फंक्शन का उसकी पूरी डोमेन में एक तरह से कॉन्टिन्यूअस होना, स्मूथ होना। सिंगल हैंड अगर कोई फंक्शन ड्रॉ हो पा रहा है, अगर आपको फंक्शन ड्रॉ करते हुए अपने हाथ को उठाना नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में आप कहेंगे कि वो पर्टिकुलर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे कि ये, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल किस तरह का देखते हैं? मान लीजिए आपसे मैं कोई फंक्शन डिस्कस करूं, कोई फंक्शन अगर इस तरह से डिफाइंड हो कि fx हो 1 के इक्वल अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और 3 के इक्वल अगर x लेस देन 0 है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा गाइज, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा अपनी नंबर लाइन पर, रियल कोऑर्डिनेट्स पर, तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आप लोगों का y एक्सिस। क्या कहता है फंक्शन की जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल 1 2 3। अगर मैं ड्रॉ कर दूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर उसकी वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल, ये ड्रॉ हो गया। और x लेस देन 0 पर उसकी वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल। ठीक है, 3 हटा देते हैं फिलहाल यहां से 3। लेकिन क्या 3 पर 0 पर वैल्यू 3 के इक्वल है? नहीं, 0 की इक्वालिटी पर 1 के इक्वल है। तो 1 पर तो हमने बॉल बना दिया, यहां पर क्या कर देंगे हम, ओपन। तो अगर मैं माइनस इंफिनिटी से यहां से ग्राफ बनाना शुरू करूंगा, यहां से ऐसे मूव करूंगा, करते 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 यहां पर बॉल लगाई। बॉल लगाने के बाद मुझे यहां पर आने के लिए अपने पेन को उठाना पड़ेगा। ऐसे ड्रॉ करते हुए आया, ये ओपन हुआ। क्या यहां से उठाकर यहां पर मेरे को आना पड़ा गाइस, और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू हुआ। तो इस तरह के सिनेरियोज में मैं कह सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अभी फिलहाल आप फील करें कॉन्टिन्यूटी को, मैथमेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं कि विदाउट ग्राफ देखें, विदाउट बनाए कैसे निकलती है कॉन्टिन्यूटी, कैसे पता लगती है। फिलहाल आप समझे कि कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है मैथ्स में। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग मैथ्स में भी सिमिलर है जैसे रियल लाइफ में होता है। अगर ग्राफ कोई भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूअसली आप बना पा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर आप लोगों को बीच में अपना हैंड उठाना पड़ रहा है, यानी कि आप एक बार में पेन शुरू कर उस ग्राफ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं विद योर पेन, तो उस केस में वो ग्राफ जो होता है, वो जो फंक्शन होता है, वो क्या होता है गाइस, डिसकॉन्टिन्यूअस। सो आई होप आप लोगों को पहली बात ये समझ आई कि कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की होती क्या है। अब मैंने बात लिखी है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, यानी कि हम जो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने वाले हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता हो कि यहां से तो ऐसे आया ये बॉल, ओपन इंटरवल, ठीक है, और
ये 1 दिस एंड दिस। ठीक है गाइस, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है तो आप लोग इसकी क्वांटिटी डिस्कस करो किसी पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर अगर आप लोगों को क्वांटिटी डिस्कस करनी होगी तो आप लोग कैसे करेंगे किसी पॉइंट पर क्वांटिटी डिस्कस? आप लोग देखेंगे कि क्या जो हम लोगों को अपने पेन को जो उठाना पड़ रहा है, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करते हुए उस पॉइंट पर आकर जिस पॉइंट पर हमें पेन को उठाना पड़े, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है क्या होती है कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी किसी भी फंक्शन की होती है कि अगर आप लोग उस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ स्मूथली ड्रॉ कर पा रहे हैं अपने पेन से विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड, तो उस केस में वो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। ये हो गई पहली बात। इस तरह से हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली जो कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना है, अलग अलग फंक्शंस की हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा नहीं है। जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह पूछे जाते हैं गाइस? वो पूछे जाते हैं, आप लोगों से पूछा जाएगा ये पर्टिकुलर फंक्शन है, आप डिस्कस करें ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको फील होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, और आई थिंक आई हैव ओवर एक्सप्लेन्ड यू कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। क्लियर हो गया होगा आपको कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। इस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता हूं कि एट x इक्वल्स टू 0 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो हमने किसी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी देखी, किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी। सो गाइज, आई होप आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी की बात क्लियर हुई है, क्या होती है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो गाइज, इस वीडियो में बेसिकली यही बात करनी थी हमें, कॉन्टिन्यूटी की, समझना था कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूटी कैसे डिफाइन होती है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या समझा? इस वीडियो में हमने समझा कि कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ मैं स्मूथली विद हैंड ड्रॉ कर पा रहा हूं वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और आई होप आप लोग अब कॉन्टिन्यूअस को रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि वो ग्राफ के रेस्पेक्ट में किस तरह कॉन्टिन्यूअस है। वो सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं जिनका ग्राफ हम विदाउट लिफ्टिंग आवर हैंड एक वन गो में डिस्कस कर पाए। ठीक है, और जिन फंक्शंस के ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को अपना हाथ उठाना पड़े, हाथ उठाने का मतलब मारना नहीं है गाइस, ठीक है, पिक्चरों की दुनिया से बाहर, अगर किसी फंक्शन को ड्रॉ करते हुए हम लोगों को अपना हाथ यहाँ रोककर स्टॉप करके उठाकर कहीं और रखना पड़े, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि वो पर्टिकुलर फंक्शन जिस पॉइंट पर हमें हाथ उठाना पड़ा उस पॉइंट पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी कि हम लोग कैसे डिस्कस करने वाले हैं? हमें एक फंक्शन दिया जाएगा गाइस, और उस पर हमें पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताओ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है गाइस, तो हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी का एनालिसिस करना होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ध्यान रखें कि जो पॉइंट वाली कॉन्टिन्यूटीज है यही ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, और जो इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप लोगों को जो समझाना भी जरूरी है, बिकॉज कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैथ्स वाला पोर्शन फेल हो जाता है, तो वहां पर क्या काम आती है? हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। और मैं आप लोगों को समझा कर ही हर चीज आगे बढ़ूंगा, ताकि आप लोग जो बच्चे 100 एम कर रहे हैं या 100 लाना चाहते हैं, उन लोगों का वो 1 मार्क कट ना जाए जस्ट बिकॉज ऑफ लेसर नॉलेज। तो हम लोग डिटेल में डिग करेंगे क्या होती है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। चलो देखते हैं इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है fx, ठीक है गाइस, फंक्शन है कोई fx, और हम कहां पर डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी? हम देखने वाले हैं fx में कॉन्टिन्यूटी एट सम पॉइंट c। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं भाई? fx जो है वो डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर में। ठीक है गाइस, जो fx है वो कहां पर डिफाइंड है? रियल नंबर टू रियल नंबर। और कोई पॉइंट है सम पॉइंट c
जो बिलोंग करता है डोमेन ऑफ एफ को। तो यहां पर आप लोग एक बात समझेंगे, सबसे पहली बात, जो भी पॉइंट है जिस पर भी हम कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं, दैट पॉइंट शुड बी इन द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। क्या मतलब हुआ? पहली बात जो सीखने की है वो ये है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे जो पॉइंट्स फंक्शन की डोमेन में आते हैं। अगर कोई फंक्शन की डोमेन में ही पॉइंट नहीं है तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी देखने का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है गाइस? तो जो फंक्शन की डोमेन में पॉइंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करी जाती है। ठीक है? और आप लोग भी ऐसे किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करेंगे जो फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है। ठीक है? पहली बात हम लोगों ने ये सीखी। अब मान लिया कोई fx है, उसका ग्राफ क्या है? r to r में कुछ इस तरह का उसका ग्राफ है। कोऑर्डिनेट्स बना देता हूं मैं, इस तरह का ग्राफ है उसका कुछ। ये आपकी x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है गाइस? इस तरह का ग्राफ है और फंक्शन कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है? इस तरह का कुछ आपका फंक्शन दिखता है। मैं एनालाइज कहां करने जा रहा हूं कॉन्टिन्यूटी? किसी पॉइंट C पर। मान लीजिए वो पॉइंट C कहां पर है? वो पॉइंट C ये है, x इक्वल्स टू C। ये कोई पॉइंट है C और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या एनालाइज करनी है? कॉन्टिन्यूटी, कि फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है? तो गाइस आप लोग कुछ चीजें समझो। कुछ चीजें समझने की ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज इसमें लिमिट्स की चाहिए होगी। तो लिमिट्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 11th में लिमिट्स पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग ना हो कि असल में लिमिट होता क्या है। हो सकता है गाइस, बिल्कुल, बिकॉज कई जगह पे बच्चे थ्रू आउट क्वेश्चंस करते रहते हैं मैथ्स में और अंडरस्टैंडिंग पर कम ध्यान देते हैं। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको जो दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ लिमिट्स का। तो लिमिट बेसिकली क्या होती है गाइस? देखो, फंक्शंस डिफाइन हर जगह तो नहीं होते, इसीलिए डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आया था। कुछ फंक्शंस किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर कोई फंक्शन हो fx इक्वल्स टू 1/x-3, तो ये 3 पर डिफाइंड नहीं है। ठीक है गाइस? 3 पर डिफाइंड नहीं है। तो लिमिट्स का काम क्या होता है? लिमिट का नाम है लिमिट्स। लिमिट्स का क्या मैं मीनिंग ले सकता हूं? लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिट्स हमारी किस तरह हेल्प करती है? मेरे को पता है कि ये 3 पर तो डिफाइंड नहीं है, 3 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूं 3 के जस्ट लेफ्ट में। जस्ट लेफ्ट का मतलब पता क्या है? आप सोचो कि जो छोटे से छोटा, जितना भी आप सोच सकते हो ना, कि इतना छोटा नंबर हम लेफ्ट में मूव करें, यानी कि अगर मैं लेफ्ट में मूव करूं 0.0000000 जितने जीरोस लगा सकते हो उतना छोटा अगर मैं मूव करूं लेफ्ट में 0.00001, उतना अगर मैं लेफ्ट में मूव करूं और फंक्शन वहां पर तो डिफाइन होगा बिकॉज 3 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसके जस्ट लेफ्ट में, जस्ट का मतलब समझ रहे हो? ये सिर्फ एक नोटेशन है, जस्ट लेफ्ट जैसा कुछ होता नहीं है। बिकॉज आप लोग खुद सोचो, जो नंबर आप मेरे को जस्ट लेफ्ट में बताओगे, मैं उससे छोटा नंबर आपको बता दूंगा कि देखो उसका जस्ट लेफ्ट लिए है। तो हमें बस एज्यूम करना, बिकॉज ये जो कैलकुलस होता है आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें, कुछ कुछ जैसे इन्फिनिटी का हो गया। सिमिलरली जो 3 का जस्ट लेफ्ट है, जस्ट लेफ्ट का मतलब हो गया 2.999999 एंड बहुत सारे नाइन्स, उस पर तो फंक्शन डिफाइंड है, मैं उस पर तो वैल्यू चेक कर सकता हूं इसमें डालकर पॉइंट को। तो वो पॉइंट मैंने डाला और फंक्शन की वैल्यू चेक करी। ठीक है? उसके बाद 3 पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन क्या 3 के जस्ट राइट में डिफाइंड है, यानी कि 3.0000001 पर डिफाइंड है। और भी जीरोस लगा सकते हो आप, बिकॉज जस्ट राइट की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल हल्का सा राइट है, बिल्कुल ना के बराबर। तो उस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफाइंड है, 3 पर ही तो डिफाइंड नहीं है, तो वो पॉइंट भी मैं डाल सकता हूं इसमें। वो पॉइंट मैंने डाला, कुछ वैल्यू दोबारा आई। अब अगर जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू और जस्ट राइट वाली वैल्यू अगर आप लोगों की सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि जो इस केस में 3 है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है, या फिर जो लिमिट ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 है, इसको x इक्वल्स टू 3 कभी नहीं बोलते,
बिकॉज 3 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो x टेंड टू 3 यानी कि 3 की तरफ x टेंड करता हुआ, और दोनों तरफ से चेक कर लिया हमने 2.999993 की तरफ जा रहा है, लेकिन 3 को टच नहीं कर रहा है बिकॉज 3 पर डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली 3 की राइट साइड में से अगर आप आओगे 3.000001 तो वो राइट साइड से 3 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 3 नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 3 fx, यानी कि fx की वैल्यू जब x टेंड कर रहा है 3 पर, जो भी वो लेफ्ट वाला आंसर और राइट वाला आंसर आया जो इक्वल आए दोनों, उस केस में हम उसको क्या कह देते हैं, लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली किस लिए लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि जहां पर फंक्शंस डिफाइन नहीं होते हैं तो लिमिट्स की हेल्प से हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि वहां पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, यानी कि उसके जस्ट बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल बराबर के पॉइंट्स की जो वैल्यूज हैं अगर वो कोइंसाइड कर रही है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि अगर शायद 3 पर डिफाइंड रहा होता तो शायद वही वैल्यू होती। तो इस तरह लिमिट्स का कॉन्सेप्ट काम करता है, इसलिए देखो लिमिट बोला जाता है बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग का मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन उसकी तरफ अप्रोच करने का एंड है बिल्कुल। अगर आप 3 पर वैल्यू देख रहे हो तो मेरे को 2.999999 एंड 3.00000 जितनी जीरोस लगा सकते हो, जीरो लगाने के बाद लास्ट में 1 लगा दोगे, उस पर जो वैल्यू आ रही है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो इस फंक्शन की 3 पर लिमिटिंग वैल्यू है। सो गाइज आई होप आप लोगों को लिमिट्स का आइडिया हुआ कि लिमिट क्या होती है। ठीक है, खैर ये मेरा कंसर्न नहीं है, आज लिमिट्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जब लिमिट्स पढ़ाऊंगा फिर तो और डीप में आपको समझाऊंगा क्या होता है लिमिट्स। फिलहाल आई होप आप लोगों को इतना समझ आया। अब मेरी बात सुनो, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं गाइस, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पता है क्या होता है, अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखा था। इस एग्जांपल में जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका बिल्कुल जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट। अब जस्ट लेफ्ट का मीनिंग आप समझ सकते हो ना मेरे दिल से, कैसा जस्ट लेफ्ट वाला आ रहा है। वो जस्ट लेफ्ट ऐसा जस्ट है कि जो छोटे से छोटा नंबर सोच सको आप, छोटे से छोटा वो पर्टिकुलर नंबर ही है जितना हम मूव करे हैं लेफ्ट साइड पे, तो बिल्कुल जस्ट वाला। ठीक है, अगर हम जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट पर वैल्यू चेक करते हैं और जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई। सिमिलरली अगर हम उस पर्टिकुलर कंसर्न्ड पॉइंट के जस्ट राइट वाला पॉइंट चेक करते हैं, उस पर जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्लियर हुआ। और किसी फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट हमेशा तब डिफाइंड होती है जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है उसको हम पता है किस तरह डिनोट करते हैं। मान लीजिए C हमारा कंसर्न पॉइंट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, x टेंड टू C माइनस। अभी C माइनस का पता मतलब क्या हो गया, C के जस्ट लेफ्ट में। ठीक है, और जो फंक्शन है वो fx, जो भी आंसर आता है उसको यहां लिखते हैं। सिमिलरली लिमिट x टेंड टू C प्लस fx, जो भी आंसर आता है उसको यहां लिखते हैं। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रही हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो लिमिट है x टेंड टू C fx पर, यानी कि C पॉइंट पर जो लिमिट है वो डिफाइंड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं किसी नंबर मान लीजिए d के, तो इन दोनों से मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा कि इसका मतलब जो लिमिट x टेंड टू C fx है, यानी कि जो पॉइंट C पर लिमिटिंग वैल्यू है वो मेरी किसके इक्वल है, d के। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हुए। 11th क्लास में पढ़ाया जाती हैं ये चीजें, तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया बिकॉज मेरे को कॉन्सेप्ट यूज करना है और आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है गाइस, तो चलो इसको रब कर देते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया लिमिट्स का। ठीक है, अब आते हैं वापस, हम डिराइव कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कॉन्टिन्यूटी का मतलब बताया था कि अगर मैं अपना पेन लूं और ग्राफ ड्रॉ करूं तो स्मूथली बिना हैंड उठाए ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए।
अब हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी की। या स्मूथ बना होगा तो आप खुद सोचो, स्मूथ बना होगा तो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इसके जो जस्ट लेफ्ट वाला पोर्शन होगा और जो जस्ट राइट वाला पोर्शन होगा, क्या उस पर इस फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए? अगर स्मूथ हैंड से बना होगा, अगर ये ऐसे भी होता ग्राफ, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, और मान लो इसको C है, तो इसके जस्ट लेफ्ट वाला ये बिल्कुल टच करता हुआ, मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे हो, इतना छोटा लेफ्ट वाला और इतना ही बड़ा लेफ्ट वाला, क्या इन तीनों की वैल्यू जो y एक्सिस पर होगी कोरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू C, क्या वो सेम होनी चाहिए? ठीक है गाइस, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिकॉज वो मैं जस्ट वाले की बात कर रहा हूं, ज्यादा छोटा मत सोचना। अगर आप यहां का यहां सोचोगे फिर तो बदल गई, लेकिन हम लोग कैलकुलस में किसकी बात कर रहे हैं? जस्ट बराबर वाला। तो वो जो जस्ट बराबर वाला है, क्या लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए y एक्सिस पर, यानी कि जो x इक्वल्स टू C पर जो जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट वाले वैल्यू की जो लेफ्ट और राइट वाले पोर्शन की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए हमारी इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो पहली बात क्लियर हुई कि सेम आनी चाहिए। दूसरी बात, जो f ऑफ c है वो भी सेम आना चाहिए। f ऑफ c का मतलब x इक्वल्स टू c, क्योंकि ये c पर डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूटी हम डिफाइंड पॉइंट्स पर ही एक्सप्लेन करते हैं डोमेन में जो होते हैं। तो x इक्वल्स टू c पर जो y की वैल्यू आएगी, क्या मैं उसको f ऑफ c कह सकता हूं, बिकॉज fx फंक्शन है और y इक्वल्स टू fx होता है। ठीक है, तो इससे मैंने क्या समझा? इससे मैंने समझा कि अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर fx टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, अगर fx को कॉन्टिन्यूअस होना है x इक्वल्स टू c पर, तो क्या f ऑफ c की वैल्यू जो है, f ऑफ c का क्या मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू c के कोरस्पॉन्डिंग जो इस फंक्शन की y की वैल्यू आ रही है, जो ये वाली वैल्यू है, ये क्या है? f ऑफ c। मैं बोल रहा हूं कि x इक्वल्स टू c पर जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या है? f ऑफ c। तो अगर f ऑफ c को मैं किसके इक्वल कहूं? मैं कहूं कि वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड टू c माइनस fx। ठीक है, और वो इसके भी इक्वल होना चाहिए कि x टेंड टू c प्लस fx। तो क्या ये बात सही है? क्या आप लोग समझ पाए मैं जिस बारे में बात कर रहा था? मैं बोल रहा था कि इस पॉइंट पर फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा? फंक्शन तब कॉन्टिन्यूअस होगा जब जो इस पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर वो कोइंसाइड कर जाए इसके जस्ट लेफ्ट वाले वैल्यू की, जो कि होती है लिमिट x टेंड टू c माइनस fx। लिमिट का कॉन्सेप्ट हम तभी यूज करते हैं जब बिल्कुल जस्ट वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? पता है कितना जस्ट? इतना छोटा सा डिफरेंस कि जीरो के बराबर डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि फंक्शन की c पर वैल्यू अगर इक्वल हो जाए बिल्कुल जस्ट लेफ्ट वाले पोर्शन पे, यानी कि c माइनस पे, और इक्वल हो जाए जस्ट राइट वाले पोर्शन पे, यानी कि c प्लस पे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब इस फंक्शन का ग्राफ बना होगा तो वो स्मूथ हैंड से बना होगा, बिकॉज वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही है। स्मूथ हैंड से ही पॉसिबल है, बिकॉज अगर आपने हैंड उठा दिया अपना तो फिर तो इक्वल आना तय नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ये हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताती है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइस लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है तो क्या मैं इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकता हूं कि जो फंक्शन की c पर वैल्यू है वो लिमिट x टेंड टू c fx के इक्वल जब होगी तभी मैं कह पाऊंगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था। ठीक है, f ऑफ c का मतलब क्या हो गया? x इक्वल्स टू c की जो ग्राफ की y एक्सिस की वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे? f ऑफ c, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है इसको क्या बोलूं मैं? c
क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है c और y कोऑर्डिनेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा f ऑफ c। ठीक है, ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कब कॉन्टिन्यूअस होता है, वो तब कॉन्टिन्यूअस होता है जब उस पॉइंट पर जो एग्जैक्ट वैल्यू है यानी कि f ऑफ c वो किसके इक्वल हो जाए, उसके जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू के, यानी कि लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स, और उसके जस्ट राइट वाली वैल्यू पे यानी कि लिमिट x टेंड टू c प्लस एफ एक्स। तो मैं क्लियरली क्या कह पाऊंगा, अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाएं, और या फिर इसको अल्टरनेटिवली ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स f ऑफ c के इक्वल हो जाए, तो हमने ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर लिया कि भाई तब उस केस में x इक्वल्स टू c पर ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर हुई है। समझने की कोशिश करना, अगर ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखना, बहुत इजी सी बात है, लेकिन एक बार समझ लो। ठीक है, अब हमने ये फंक्शन का जो फॉर्मूला है, जो ये कॉन्टिन्यूटी का फॉर्मूला है, एस्टेब्लिश कर लिया। अब हमें किसी भी फंक्शन के ग्राफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपको डिफाइंड फंक्शन दिया जाएगा तो उसका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा अप्रोच कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को बस एक बार सीखना है कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है, ये c है, c माइनस की वैल्यू क्या होगी, c है ना, तो c माइनस जस्ट बराबर वाला, ये जस्ट वाला, ये बिल्कुल बराबर वाला, उस पर वैल्यू सेम आने वाली है, जस्ट बराबर वाला। मैं ड्रॉ तो कर रहा हूं ना यार जस्ट बराबर वाला, लेकिन ट्रस्ट मी वो वाला जो जस्ट बराबर है ना, वो मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे मार्कर की निब इतनी मोटी है कि वो जस्ट बराबर वाला तो इससे भी बहुत छोटा है। सिमिलरली जस्ट बराबर वाला राइट साइड वाला ये हो गया। ठीक है, जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट, तीनों पर वैल्यू एक ही है, विच इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोगों को फंडा समझ आया। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, जो कुछ भी मैंने सिखाया वो नोट्स में लिख डालो और समझने की कोशिश करो, फिर बात करते हैं एक और चीज की। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये सारा फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी। फंक्शन क्लियर हो गया, बिल्कुल उसका फॉर्मूला क्लियर हो गया कैसे होता है और कब अब हम कैसे कैसे चेक करेंगे। खैर, जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं और आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि किस तरह से हम चीजें देखने वाले हैं, जबकि ग्राफ्स अब हम कम ही यूज करेंगे बिकॉज फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश कर लिया है। ग्राफ सिर्फ समझाने के लिए थे गाइस। अच्छा, अगर मैं कुछ फंक्शन एक डिफाइन करूं इस तरह से, किस तरह से, यहां से आया ये, इस पर ओपन, ठीक है, और यहां से क्लोज, और इस तरह से चला गया। ये पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0, इसको मैं मान लेता हूं फिलहाल के लिए y इक्वल्स टू 1, और ये क्या है, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब क्या ये पॉइंट, क्या ये x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? कोई fx की बात कर रहा हूं मैं, x इक्वल्स टू 0 पर क्या देख रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी। इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस केस में एनालाइज करने की कोशिश करो। पहली चीज, फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 क्या है। f ऑफ 0 यानी x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कहां पर कट कर रहा है, क्या 1 होगी? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज देखो 1 पर ओपन है, ओपन का मतलब कि 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 1 को छोड़ दिया और ऊपर बढ़े ऊपर बढ़े। क्या 3 पर क्लोज्ड है, यानी कि जो f ऑफ 0 है वो किसके इक्वल है, 3 के। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया कैसे मैंने देखी फंक्शन की वैल्यू। अब अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, तो वो किसके इक्वल होगी, यानी कि एफ एक्स फंक्शन में अगर x जो है वो 0 से जस्ट छोटा है, बिकॉज 0 माइनस लिख रहा हूं, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, ये 0 है। 0 से जस्ट छोटा उसके लेफ्ट में आएगा कि राइट में, लेफ्ट में आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट लेफ्ट वाले को अगर मैं ऊपर इंटरसेक्ट कराऊंगा ग्राफ से, तो वैल्यू तो 1 ही आनी है, बिकॉज 0 पर तो 1 नहीं है, लेकिन उसके जस्ट बाजू वाले पर 1 होगी। ठीक है, क्योंकि देख लो आप लोग, अगर मैं उस जस्ट छोटे को थोड़ा जूम करके बनाऊं, मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया, तो वो जस्ट छोटा क्या मैं यहां पर कह सकता हूं, ये बहुत ज्यादा जूम्ड है गाइस। मेरे को फील करो, समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ये बहुत ज्यादा जूम्ड है, वो तो जस्ट बाजू वाला है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी वैल्यू।
क्या ये 1 के इक्वल आ रही है? यस। अब देखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, यानी कि 0 से जस्ट राइट वाला। अब वो जस्ट राइट वाला है तो बहुत छोटा, लेकिन अगर मैं उसका जूम्ड वर्जन बनाऊं, उसको 1 लाख टाइम जूम कर दूं, तो वो यहां पर पहुंच जाएगा जूम करने के बाद। ये है बिल्कुल बाजू में, ठीक है। और आप खुद देख सकते हैं कि 0 प्लस में कुछ भी वैल्यू हो, वो इंटरसेक्ट तो ऊपर वाले पोर्शन पे करेगी, बिकॉज ये वाला पोर्शन यहां खत्म हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 0 प्लस की जो वैल्यू है वो 3 होने वाली है, 3 होने वाली है। तो क्लियरली जो मेरे को देखने को मिला कि जो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx है वो ही इक्वल नहीं है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो लिमिट x टेंड टू 0 fx है वो ही डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्लियर नहीं है। क्लियर का मतलब इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो लिमिट ही डिफाइंड नहीं है 0 पर। तो फिर उसको f ऑफ 0 के इक्वल रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्लियरली मैं क्या बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर क्या है? डिसकंटीन्यूअस। ठीक है गाइस, समझ आया आप लोगों को? x इक्वल्स टू 0 पर ये क्या है? डिसकंटीन्यूअस। अब आप एनालाइज भी कर लो, ग्राफ बनाकर देख लो। देखो यहां पे 0 पर हाथ उठा होगा तभी ऊपर गया होगा। जो मैंने समझाया कोरिलेट कर पा रहे हैं मैथमेटिकली। तो अब मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि ग्राफ का काम इतना ही था, अब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, लेकिन डाउट नहीं होगा आपको कि हमने ढंग से देखा नहीं, बिकॉज मैंने आपको समझा दिया। गाइस, रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी तो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, पहली बात तो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक करी जाती है। हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था? कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी कि फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का पता लगाना किसी एक पॉइंट पर। वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ कि ये पर्टिकुलर फंक्शन x इक्वल्स टू 3 या x इक्वल्स टू c, जनरल c मान लो, या 3 4 5, इस पर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो उसको निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको? ये आपको अच्छे से समझाकर डिराइव करवाया था ये फॉर्मूला कि कॉन्टिन्यूटी के लिए जो लिमिट होती है फंक्शन की उस पॉइंट पर, अगर वो उस फंक्शन के पे जो वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पर उसके बराबर हो जाए, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पर इक्वल हो जाए जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पर, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। और ऐसा क्यों होगा? लिमिट क्यों आया, फंक्शन की वैल्यू क्यों आई, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन कराया, ये फॉर्मूला डिराइव करा है। हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के, ऐसे क्या क्या कारण आपके आगे आ सकते हैं जिसकी वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि आपको कॉन्टिन्यूटी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसी में से ही कुछ ना कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। 3 ही कारण हो सकते हैं, सोचो। या तो पहली वाली चीज डिफाइन ना हो। पहली वाली चीज क्या है? लिमिट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही फंक्शन की उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो इक्वल तो क्या ही होगी फंक्शन की वैल्यू के, और फिर हम लोग कैसे ही कॉन्टिन्यूअस दिखा पाएंगे। इसलिए जो पहला पॉइंट निकल कर आता है वो क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और ये वन ऑफ द रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है और ना करने का, तो लिमिट्स पर भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। वैसे लिमिट का एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट का भी छोटा सा डिस्कशन मैंने इससे पहले की 2 वीडियोस में करा है। जिनको ना पता हो लिमिट के बारे में थोड़ा भी, तो वो लोग वो पोर्शन चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो पहला रीजन, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर फंक्शन तो क्या ही कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दूसरी चीज, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? लेफ्ट साइड एग्जिस्ट नहीं करी, राइट एग्जिस्ट करी। चलो ये तो एक सिनेरियो हो गया। अब अगर ऐसा हो जाए कि राइट साइड एग्जिस्ट ना करे और लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करे, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन की उस पॉइंट पर एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। अगर हमें एक्चुअल वैल्यू भी नहीं पता होगी गाइस, तब भी मैं नहीं देख पाऊंगा कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो थर्ड पॉइंट यही है कि f ऑफ c इज नॉट डिफाइंड। अगर f ऑफ c ही डिफाइन नहीं हो रहा है तो हम लोग नहीं बता सकते कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, बिकॉज एग्जिस्ट करेंगे
अगर एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्टेंस तो सबसे पहला फैक्टर है ना, अगर एग्जिस्ट करेंगे तभी तो इक्वल रख के देखोगे कि अगर इक्वल आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, नहीं आ रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एग्जिस्टेंस तो पहला प्रोमिनेंट फैक्टर है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तब डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट पर जिस पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तब डिसकॉन्टिन्यूटी आती है। और तीसरी चीज, मान लिया दोनों एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करती है, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू भी हमें पता है सी पर, तो लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। अब क्या हुआ, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आई, यानी कि जो लिमिट की वैल्यू आई वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है। इस सिनेरियो में भी फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस। तो तीन ही सिनेरियोज हैं जो इसमें फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है। पहला सिनेरियो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, दूसरा सिनेरियो जो आपके फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पर वो एग्जिस्ट ना करे, और तीसरा सिनेरियो दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन आपस में इक्वल ना हो। आपस में इक्वल होना बहुत जरूरी है और दोनों की एग्जिस्टेंस भी बहुत जरूरी है, तभी आप कॉन्टिन्यूटी देख सकते हैं। बेसिकली जो ये वाला फॉर्मूला है गाइस, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूटी में यही चलता है मेन फॉर्मूला। अगर आप इसको किसी तरह याद कर लेते हैं तो बस आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि मेरे को किसी पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी भी दुनिया के फंक्शन की, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट निकालूंगा। लिमिट निकालना आप 11th क्लास में सीख कर आए हैं। 11th क्लास में एक चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें आपने लिमिट्स ही लिमिट्स निकाली हैं खूब सारी, तो आई होप आपको वो तो आता ही होगा। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि जिस पॉइंट पर चेक करना है उस पॉइंट को फंक्शन में डालकर जो y की वैल्यू आ रही है x डालकर वो निकालूंगा। अब अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो उस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है। सिंपल सा फंडा, बहुत इजी बात, सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया। बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को, इतना ही है भाई, इतना ही आसान है ये टॉपिक। अब ये तो समझ आ गया कि कब कब डिसकंटीन्यूअस होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालेंगे वो समझ आ गया, कब डिसकंटीन्यूअस हो सकता है वो समझ आ गया। अब अभी तक तो हमने बात करी कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी कि अभी तो हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने दिमाग में सोचे कि वो पूछेगा कि निकाल दो fx, बताओ कि x इक्वल्स टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है क्या, बताओ x इक्वल्स टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है क्या, बताओ x इक्वल्स टू 10 पर कॉन्टिन्यूअस है क्या। एक पॉइंट पर पूछ रहा था कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। लेकिन अब अगर वो पूछने लगे कि कोई फंक्शन है fx और बताओ वो ओपन इंटरवल 2 से 3 में कॉन्टिन्यूअस है क्या, अब उसने इंटरवल दे दिया, तो इंटरवल्स के केस में कैसे कॉन्टिन्यूटी देखते हैं उस पर मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे सब लोग, ठीक है। क्या है, अ फंक्शन fx, ये मान लो कि जो फंक्शन है वो क्या है fx, अ फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a to b। ओपन इंटरवल a to b का क्या मतलब हो गया गाइस, कि जो भी इसमें वैल्यूज हैं वो a और b के बीच के सारे नंबर्स हैं, ना तो a इंक्लूडेड है ना ही b इंक्लूडेड है। तो क्या बोला मैंने, अ फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस इन a to b। कब होगा fx a to b के बीच में कॉन्टिन्यूअस, आप लोग खुद सोचो, खुद सोचो, कहां पर आपको सोचने दूं मैं, जगह नहीं है मेरे को आपको सोचवाने की। देखो यहां पर मान लो ये आपका ग्राफ है फंक्शन का, और ये रहा, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये आपका फंक्शन का ग्राफ है। अगर वो आपसे पूछता है अच्छा यहां पर a भी इंक्लूडेड नहीं है और b भी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने ओपन बॉल्स बना दी, वो आपसे पूछता है कि a से लेकर b के ओपन इंटरवल, यानी कि ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन बिटवीन a एंड b, यू हैव टू चेक आउट दैट इफ वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन बिटवीन a और b, ठीक है। a से b के ओपन इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप a को छोड़ दो, a को छोड़ दो बिकॉज a तो डोमेन में ही नहीं है, b को छोड़ दो, b डोमेन में ही नहीं है, अब a से जस्ट नेक्स्ट नंबर पर आओ, a से जस्ट नेक्स्ट नंबर पर आए, अब वो एक पॉइंट है, आप लोग उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, आपने उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी देख ली, उसके बाद आप उससे जस्ट अगले नंबर पर आए, ऐसे ही करते 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 आप सारे नंबर्स कवर करते चले गए और b से जस्ट पिछले नंबर पर कॉन्टिन्यूटी देख ली। अगर इन सभी नंबर्स पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो क्या आप कह पाएंगे कि ओपन इंटरवल a to b में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बिकॉज इंटरवल के अंदर जितने एलिमेंट्स थे सब में कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो वही फंडा है कि अगर कोई फंक्शन fx कॉन्टिन्यूअस देखना है आपको a से b में हो
तो वो कब होगा? अगर इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। सिंपल कि कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल ए से बी में कब कॉन्टिन्यूअस होता है? जब वो उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सभी पर कॉन्टिन्यूअस होता है। सिंपल थ्योरी है गाइस, ये बस आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चंस तो ऐसा सच कम ही बनते हैं इन पर, जो क्वेश्चंस होंगे अभी दिखाऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल थ्योरी समझनी जरूरी है, बिकॉज ये थ्योरेटिकल टॉपिक है थोड़ा सा, इसमें आपको माइंड में ना चीजें डायमेंशंस बनाने आने चाहिए, आपके माइंड में फिट होना चाहिए टॉपिक है क्या। तो इसलिए बस आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आज। A function f(x) is continuous in open interval a to b। ओपन इंटरवल a to b में कब कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन f(x)? तब होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन f(x) जब वो उन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन सभी में क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो। वेरी सिंपल। चलो भाई, ओपन इंटरवल का तो समझ आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। क्लोज्ड इंटरवल a to b का मतलब हो गया गाइस कि a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है, a भी और b भी, और उन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। यही तो मतलब होता है। तो आपको चेक करना है कि क्लोज्ड इंटरवल a to b में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, कैसे होगा, क्या कंडीशंस है जिसमें वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल a to b। तो ये फंक्शन कब होगा क्लोज्ड इंटरवल a to b में कॉन्टिन्यूअस? अगर पहली चीज, इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन a to b, यानी कि अब इसी ग्राफ पर आ जाओ और मान लो इस बार a भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और b भी इंक्लूडेड है, ठीक है, फिल कर दिया मैंने। a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है और बीच की एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड है। कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब होता है? अगर आप पेन चला पाओ बिना अपने हैंड को लिफ्ट करे ग्राफ पर, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता था। तो आप लोग खुद सोचो, अगर आपको इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आप कहां करोगे? पहली बात, कहां पर करोगे आप? ए पर करोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है, बिकॉज अब तो ये डोमेन में है। आपको पता है कॉन्टिन्यूटी सिर्फ डोमेन में देखी जाती है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई डोमेन के बाहर का पॉइंट दे रहा है, बता चल इसकी कॉन्टिन्यूटी इस पॉइंट पर, तो कहे भाई मुझे नहीं आती, मुझको नहीं पता, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई बात ही क्यों कर रहे हो डोमेन से बाहर? जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट पर, वो डोमेन में नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी देखने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है ना, ठीक है। वही बात हो जाती है ना, एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइंड। डोमेन से बाहर डिफाइन क्यों होगा एफ ऑफ सी? तो यही बात होती है। तो आप डोमेन में चेक करेंगे। पिछली बार ए और बी डोमेन में नहीं थे तो ए और बी को छोड़कर बीच में देख लिया था। इस बार ए भी डोमेन में है, बी भी, और बीच के सारे एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। अच्छा, किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना होता है? लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अगर a पर देखनी है तो लिमिट जो x इक्वल्स टू a पर है वो फंक्शन की वैल्यू a पर होनी चाहिए। लेकिन लिमिट निकालने के लिए आप लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सही बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। जिस तरह देखा जाता है तभी लिमिट की एग्जिस्टेंस पता लगती है, अगर वो दोनों इक्वल हो। क्योंकि यहां पर जो a है और जो b है उसके बीच के ही फंक्शंस की वैल्यूज आ सकती हैं, और आप a से जस्ट लेफ्ट का नंबर अपनी लिमिट चेक करने के लिए नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? बिकॉज आपका इंटरवल ही क्लोज्ड a टू b है। अगर आपका इंटरवल क्लोज्ड a टू b है तो आपको लिमिट चेक करने के लिए a से जस्ट राइट वाला नंबर लेना चाहिए। इसलिए जो सबसे पहली कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ a। देखो यहां पर मैंने पूरा लिखा था, वैसे तो a माइनस पर भी चेक होनी चाहिए, लेकिन जब वो a माइनस हमारी डोमेन में नहीं है तो क्या चक्कर में पड़ना है। सिंपली आप इसके जस्ट राइट वाला देखोगे, बिकॉज जस्ट लेफ्ट पे तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो आप क्या पुट कर चेक कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, जब आप a पर देख रहे हैं यानी कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला आपका जो नंबर है उसकी लिमिट चेक करेंगे सबसे पहले किस पर? a प्लस पर। और वो अगर f ऑफ a के इक्वल आ जाती है इसका मतलब फंक्शन a पर तो कॉन्टिन्यूअस है। समझ आ गई बात? अब a पर कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब अगर a पर कॉन्टिन्यूअस है उसके बाद बारी क्या आती है? इसके आगे के नंबर्स की एक एक सारे नंबर्स को चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या आता है? सेकंड पॉइंट इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन a टू b। यानी कि a और b के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। अब आप कहोगे भैया आप मेरे को गिनकर बताओ कितने पॉइंट्स हैं a और b के बीच में? ऐसा पूछोगे आप लोग।
अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि सही में गिनने लगे ऐसे ऐसे करके, पास पास डॉट लगाओ, पतले पतले पेन से डॉट लगाओ, गिनो कितने पॉइंट्स हैं। भाई आप नहीं गिन सकते, जितने मर्जी कोशिश कर लो आप ए और बी के बीच के नंबर्स नहीं गिन सकते, और गिन नहीं सकते तो एक एक पर कॉन्टिन्यूटी कैसे देखोगे। तो इसका एक तरीका होता है, वैसे मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूं लेकिन आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो क्वेश्चंस करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कोई जनरल नंबर सी लेट कर लिया जो ए और बी के बीच में है। अब अगर हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी उस सी पॉइंट पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखा देंगे तो वो सी यहां पर भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। अगर हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी उस सी पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया, इसका मतलब कि फंक्शन के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, ए और बी के बीच के जितने भी नंबर्स हैं, उस पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तरीका रहता है, क्वेश्चंस में सिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या करा मैंने, सबसे पहले ए पर चेक कर लिया, राइट हैंड लिमिट क्यों ली आप समझ गए होंगे, बिकॉज ए से बी में डिफाइंड है, तो ए के जस्ट लेफ्ट वाला दो नंबर हमारे डोमेन में नहीं है। और उसके बाद चेक करा बीच के नंबर्स के लिए सारे नंबर्स पे, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए टू बी। चलो जी, नंबर्स हो गए खत्म। अब आई बी की बारी, क्योंकि बी इंक्लूडेड है तो बी पर भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। बी पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंड टू बी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। सही बात है, लेकिन मैं क्या लूंगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो मैंने क्या लिया, बी माइनस क्यों लिया, बिकॉज आप देखो बी के जस्ट राइट पर तो कुछ है ही नहीं ना गाइस। अगर बी के राइट पर कुछ है ही नहीं तो आप लोग राइट हैंड लिमिट देखोगे ही क्यों। सिंपली जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा उसको चेक कर लो, अगर फंक्शन की वैल्यू को इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं। सो गाइज आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। बहुत इजी सी बात थी, हमने देखा रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल में देखी क्या होती है, और दोनों चेक करें, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। चलिए अब कुछ और थ्योरी के पॉइंट्स हैं, हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बढ़ते हैं गाइस हम अपने लास्ट टॉपिक पर कॉन्टिन्यूटी के। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस बच जाते हैं। थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपका कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं कॉन्टिन्यूटी के, और हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे। तो देखने हैं लास्ट टॉपिक। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया, डिसकंटिन्यूअस कब होता है वो भी सिखा दिया, ये भी बता दिया इंटरवल्स में कॉन्टिन्यूटी कैसे देखेंगे। अब एक चीज देखनी है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। आप लोगों ने फंक्शंस में कॉम्पोजिशन पढ़ा था ना गाइस चैप्टर 1 में, क्या था वो, एफ ओ जी और जी ओ एफ। और अब हमें देखना है कि जो एफ ओ जी है, एफ ओ जी या फिर जी ओ एफ, वो कब कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो कंसीडर करें हमने दो फंक्शंस एफ एंड जी, तो एफ ओ जी विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। जो एफ ओ जी है वो कब कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्स इक्वल्स टू ए पर। वो तब कॉन्टिन्यूअस होगा, आपको हमेशा चेक करना है कि जो भी इनपुट है ना आपका जो फंक्शन बाहर है वो इनपुट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, एफ ओ जी क्या इसका मतलब होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो इनपुट अंदर की तरफ फंक्शन कौन सा है, अंदर से बाहर चेक करते हैं गाइस आप कॉन्टिन्यूटी कॉम्पोजिशन में कॉन्टिन्यूटी। तो ये है सबसे पहले जी एक्स, किस पर देखना है, x इक्वल्स टू ए पर। तो एफ ओ जी को अगर कॉन्टिन्यूअस होना है तो पहली कंडीशन, जो जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स जो फंक्शन है वो किस पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, x इक्वल्स टू ए पर, क्योंकि x इक्वल्स टू ए पर क्वांटिटी चेक करनी है। तो जो जी एक्स है वो किस पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, x इक्वल्स टू ए पर, क्योंकि जी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए पर आप चेक कर चुके हैं। ठीक है, चलो कॉन्टिन्यूअस आ गया तो ठीक है, जी एक्स का काम खत्म। अब बाहर कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और इनपुट में क्या है, जी एक्स। फंक्शन बाहर कौन सा है, एफ, और इनपुट में जी एक्स। पहले फंक्शन था जी, इनपुट में था एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू ए पर देख लिया। एफ के लिए इनपुट क्या है, जी ऑफ एक्स, लेकिन क्योंकि हम x इक्वल्स टू ए पर चेक कर रहे हैं तो क्या इनपुट में g ऑफ x की जगह a डाल दें, तो इनपुट क्या बन गया, g ऑफ a। दूसरी कंडीशन क्या है, जो f ऑफ g ऑफ x है उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा एट g ऑफ a। समझ आया आपको, बेसिकली जो भी इनपुट है आपका उस पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि x इक्वल्स टू ए से हम शुरू करा, अंदर वाले फंक्शन के लिए gx के लिए x इक्वल्स टू ए ही इनपुट है, तो gx इक्वल्स टू ए पर होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद g ऑफ x का काम खत्म। अब बचा f का इनपुट क्या है, g ऑफ x, क्योंकि x इक्वल्स टू ए पर चेक करना है तो यहाँ पर x इक्वल्स टू ए डाल दिया हमने। x इक्वल्स टू ए डालने के बाद आप चेक करेंगे कि जो f ऑफ g ऑफ x फंक्शन है वो g ऑफ a पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मैं कह सकता हूं कि वो f और g पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, लेकिन मेरा काम है आपको बताना तो मैंने बता दिया।
चलो जी, अब बढ़ते हैं लास्ट चीज पर, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे आसान चीज और बहुत काम की चीज। क्या है ये गाइज? आप लोगों ने क्वांटिटी निकालना तो सीख लिया, सब कुछ आ गया, फॉर्मूलाज आ गए, कैसे कैसे चीजें होती हैं सब समझ में आ गया, लेकिन स्टिल अब हम चीजें जनरलाइज करने जा रहे हैं। जनरलाइज किस तरह करने जा रहे हैं? कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपनी डोमेन में ऑलरेडी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर मैं बात करूं sin x की और मैं बोलूं कि बताओ मेरे को x इक्वल्स टू π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आप लोगों को वो लिमिट और इक्वल रख के देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपनी डोमेन में, बिकॉज x इक्वल्स टू π/2 उस पर्टिकुलर फंक्शन sin x की डोमेन में आता है, इसलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपनी डोमेन में हर वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसी तरह से कुछ मैंने लिस्ट ऑफ फंक्शंस लिखी है, ये आपको याद रखनी होगी कि ये सारे फंक्शंस अपनी रेस्पेक्टिव डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर इन फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कम मार्क्स में, तो आप लोग सिंपली कह सकते हैं, मान लीजिए वो आपसे पूछे बताओ f(x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आप सिंपली कह सकते हैं सिंस इट इज अ आइडेंटिटी फंक्शन तो this will be continuous at every point in its domain and hence it is continuous at s equals to 3। आप लोगों ने फॉर्मूलाज नहीं लगाए, सीधा थ्योरी वाइज लिख दिया कि क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन है और हमें पता है कि ये फंक्शन अपनी डोमेन में हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए ये फंक्शन उस पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस है। तो इनमें कौन कौन से फंक्शंस कवर होते हैं गाइस? वैसे सही बताऊं, जितने भी आपने रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़े थे ना 11th क्लास में, सब कवर होते हैं। देखो, कांस्टेंट फंक्शन अपनी डोमेन में हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है, ध्यान रखेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन अपनी, अच्छा मैं आपको बताता जाऊं कौन कौन से थे, आप भूल गए होंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? f(x इक्वल्स टू c), जैसे f(x इक्वल्स टू 2 3 4, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अपनी डोमेन में हर पॉइंट पर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? f(x इक्वल्स टू x), ठीक है, ये भी अपनी डोमेन में हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता ही है, f(x इक्वल्स टू a0 प्लस बाकी वो चीजें बताइए आपको, a1x अप टू एंड सो ऑन, ये सब चीजें देख सकते हैं आप, ये मैंने पढ़ा रखे हैं यार, 11th क्लास की प्लेलिस्ट चेक करो और रिलेशन फंक्शन की सब पढ़ा रखे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन अपनी डोमेन में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा, इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है ये आपको कहां पता लगेगी? अगर आप मेरी 11th क्लास की प्लेलिस्ट चेक करेंगे रिलेशन फंक्शंस की, उसमें मैंने नेम वाइज पढ़ा रखे हैं फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के नाम से एक वीडियो है, आइडेंटिटी के नाम से है, इस तरह से, तो वहां डोमेन रेंज समझा रखी है, डोमेन्स आपको इनकी वहां मिल जाएगी। और ये सारे फंक्शंस अपने डोमेन में ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पेपर में लिख सकते हैं, सिंस इट इज दिस फंक्शन एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, हेंस इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट जो भी पॉइंट उन्होंने पूछा होगा। ठीक है, कांस्टेंट भी, आइडेंटिटी हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, उसका रेशनल कौन सा होता है गाइस? रेशनल होता है Rx अपॉन QX, जहां पर Rx QX दोनों कौन से हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन भी अपनी डोमेन में हर पॉइंट पर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन आपको पता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, और तब बोला था कि 11th क्लास के वो वीडियोस देख लो, इंपॉर्टेंट है। अब जिन्होंने नहीं देखी है उनको अब देखनी पड़ेगी यार, जिन्होंने मेरी बात पहले नहीं सुनी, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि उनको देख लो, लेकिन अब मर्जी है आप लोगों की। नेक्स्ट 6th कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है गाइस? f(x इक्वल्स टू e की पावर x, ठीक है, या फिर a की पावर x। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन भी अपनी डोमेन में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, f(x इक्वल्स टू log x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, tan x, sec x, cot x और cosec x अपने डोमेन में क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं एवरी पॉइंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x and cosec इनवर्स x are always continuous in their domain। आई होप गाइज अब मेरी बात क्लियर हुई होगी। याद रखना बहुत आसान है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये तो यूज ही होते हैं, पॉलिनोमियल भी यूज होता है, मॉड्यूलस भी यूज होता है बहुत ज्यादा। अक्सर आप जितने फंक्शंस को यूज करते हैं वो सभी अपने देख लो रेस्पेक्टिव डोमेन्स में क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस।